हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रज़ा में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलिटी यूपी पीसीएस के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 दिसंबर 2026 को एग्जाम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का। तो उसी को देखते हुए पूर्वावलोकन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1990 से लेकर 2026 तक के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो हम करेंगे। पहले आज हम पहला चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमारे दो टॉपिक हैं, ठीक है। ये बीपीएससी यूपीपीसीएस और विभिन्न परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको इसमें कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो संविधान का विकास किस तरीके से हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ब्रिटिश शासन के प्रमुख अधिनियम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, 1773 में ये बना था। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। पहला जो फीचर है इसका है वो ब्रिटिश संसद के संसद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले ओनली गवर्नर था, फिर उसके आगे क्या लगा, जनरल लगा दिया, यानी कि वो गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो एक पॉइंट तो हो गया हमारा ये। एंड सेकंड पॉइंट है ये हमारा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। मतलब एक काउंसिल बनाई गई, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो उसके कामकाज में हेल्प करेगी, वो बनाई गई। और उसका जो टेन्योर था वो 5 वर्ष का था, ठीक है। उसमें 4 सदस्य थे। और प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाए गए वो वारेन हेस्टिंग बनाए गए। ये वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद जो 4 सदस्य थे इसमें उनके नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, लेकिन पूछा नहीं गया कभी। अगर बाय चांस पूछ लिया तो हमें याद रखने, एक था फ्रांसिस, एक था किले बेरिंग, एक था मानसन मानसन और एक था बारवेल, ठीक है। तो एक तो मानसन याद कर लेना कि मानसून से याद कर लेना, एक किले बेरिंग मतलब क्लेवर था, वो चालाक था, एक फ्रांसिस यानी फ्रांस का था, ऐसे याद कर लो। एक बारवेल यानी कि वो बैल था, बिल्कुल। तो इस तरीके से 4 याद कर लो काउंसिल के सदस्य, ठीक है। उसके बाद है परिषद गवर्नर जनरलों को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। यानी कि जो परिषद थी गवर्नर जनरल को उसने क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम की एक प्रेसिडेंसी थी, उसमें सैनिक और असैनिक, सैनिक का मतलब जो मिलिट्री से रिलेटेड थे, जो अधिकारी थे मिलिट्री से अलग अधिकारी थे, उनका शासन का अधिकार इसी को मिला। उसके बाद है प्रमुख मामले विदेश नीति को अगर देखा जाए इसमें, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी भी थी वहाँ पे, तो उनको इसी के अधीन कर दिया, यानी कि वो इसी के अंडर में काम करेंगी, किसके जो बंगाल प्रेसिडेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल प्रेसिडेंसी को मजबूत किया गया, मद्रास की और बम्बई की शक्ति को कम किया गया, यानी कि उन्हें उन्हीं के अंडर में काम करने को कहा गया, ठीक है। उसके बाद है इस एक्ट के तहत कलकत्ता में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। तो वो इसी एक्ट में हुई थी वो भी। उसके बाद है कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। इसमें एक ये था जो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, उसमें एक तो न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 3 अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के हमने सब फीचर इसमें पढ़ लिए। तो टोटल हमारे लगभग 8-9 फीचर थे, ये तो हमने जान लिए। इस पे हम नीचे पीवाईक्यू करेंगे और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब उसके बाद आते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है, 1784 में ये कहा गया था कि जो कम राजनीतिक और व्यापारिक जो पॉलिटिकल और जो ट्रेड कमर्शियल जो वर्क हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। यानी पहले क्या हो रहा था, पहले राजनीति और व्यापार एक साथ चल रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया गया 1784 में कि भाई इन्हें अलग अलग करो, ठीक है। उसके बाद एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, निदेशक मंडल जो क्या कहते हैं वहाँ पे देखता था, ठीक है, व्यापारिक मामलों को देखता था। वो उसे जितने भी ट्रेड से रिलेटेड मामले होंगे उन्हें कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, ठीक है। यही क्या करता था, नियुक्तियां वगैरह करता था कि उसमें कौन कौन नियुक्त होगा ईस्ट इंडिया कंपनी में, इस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी।
उसके बाद यहाँ पे जो पॉलिटिकल मामले थे, पॉलिटिकल वो थी, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो यहाँ पे दो चीजें बनी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि वो कंट्रोल करेगा चीजों को, कैसे चीजें हो रही हैं, तो वो राजनीति से रिलेटेड है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी वो राजनीति को कंट्रोल करेगा। और डायरेक्टर क्या करेगा, निदेशक मंडल वो व्यापार को देखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें कायम आए 1784 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता। उसके बाद है एक्ट ऑफ 1786। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि 1786 में एक बात ये की गई, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्हें ये कहा गया कि भाई तुम जो है ना परिषद, जो एग्जीक्यूटिव परिषद है, जो काउंसिल है, उसके जो डिसीजन है उनको तुम खत्म भी कर सकते हो या उन्हें लागू कर सकते हो। वो उन्हें अधिकार दिया गया इस बात का, मतलब मजबूती दी गई। उसके बाद गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी प्रदान की गई 1786 के तहत ही। कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम सबसे पहले जो मिले किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तभी राजी हुए थे बनने के लिए गवर्नर जनरल, जब उन्हें ये प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ की उपाधि दी गई। उसके उसके बाद ही ये राजी हुए थे। ठीक है, तो ये 1786 हो गया। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1793। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1793 का ये इंपॉर्टेंट है। तो 1793 के आसपास भी एक अगर देखें तो एक किसानों के लिए जो लगान का सिस्टम था, वो स्थायी बंदोबस्त भी इसी टाइम आया था, कॉर्नवालिस के समय में। तो वो हिस्ट्री का पोर्शन है, उसे हम बाद में देखेंगे, जब हम पूर्वावलोकन हिस्ट्री का करेंगे तो उसे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे 1793 का जो अधिनियम था उसने 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया कंपनी के जो भी अधिकार थे, उनका जो व्यापार था, तो उसे 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 1813 तक वो बढ़ा दिया गया। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का क्या किया गया, प्रोविजन किया गया। यानी कि 1813 में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम था उस पर 1 लाख रुपए हर वर्ष खर्च किए जाएंगे। मतलब कि एक साल में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो उस टाइम के पे 1 लाख रुपए बहुत होते थे। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी में जो एक जो मोनोपोली थी कि भाई यही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मतलब कि व्यापार करेगी, तो उस चीज को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन वहां पे क्या थी, चाइना के साथ और चाय के साथ, चाइना एंड चाय, चाइना और टी पे व्यापार उनका मोनोपोली बनी रही। ठीक है, बाकी उनकी जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। उसके अलावा अब इसका मतलब ये हुआ कि और भी कंपनियां विदेश की या उनके इंग्लैंड की अदर जो कंपनियां हैं प्राइवेटली, वो भी आके व्यापार कर सकती हैं। बट वो चाइना के साथ और और टी के साथ व्यापार, टी पे व्यापार नहीं कर सकती। अभी भी क्या है, चाइना के साथ और टी के व्यापार पे इन्हीं की मोनोपोली है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी जो मोनोपोली चाय के साथ और चाइना के साथ है, ये कब खत्म होगी, ये खत्म होगी जाके 1833 में जाके। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 के बारे में हम समझते हैं, इसके पॉइंट क्या क्या है। तो 1833 के चार्टर एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जिसे 1773 एक्ट के तहत जो बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के तहत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है इस चार्टर एक्ट की धारा 87, ये जो है धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। ये भी अच्छी बात थी यहाँ पे। धारा 87 ये कह रही थी इस एक्ट की कि भाई कोई भी जो इंडियन है वो रिलीजन के बेस पे या उसका जो जहाँ पे वो पैदा हुआ या उसका क्या वंश है, क्या किस कास्ट का है, किस वर्ण का, उसके आधार पर उसको सरकारी सेवाएं जो थी अंग्रेजों के टाइम पे, उसे जो है अयोग्य नहीं समझा जा सकता। ठीक है, उसे नहीं हटाया जा सकता। देश की शासन प्रणाली को क्या कर दिया गया, केंद्रीकृत किया गया। यहाँ पे 1833 में क्या किया गया, सेंट्रलाइज किया गया। यानी कि पहले जो था एक जो मोर पावर किसके पास आ गई, जो सेंटर है उसके पास पावर आ गई। तो जाहिर सी बात है, जब वो गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो जाहिर सी बात है सेंट्रलाइजेशन हो गया। उसके बाद जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कौन बने थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, वो बने थे वारेन हेस्टिंग। और यहाँ पे कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने यहाँ पे।
ठीक है, ये बैटिंग करेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद है कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, यानी कि जो ट्रेड चल रहा था कंपनी का वो टोटली क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बस चाय और चाइना के साथ बचा था व्यापार। 20 साल के लिए बढ़ाया था, तो 13 में, तो 13 से 33 में वो खत्म कर दिया गया, तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब क्या करेगी? सिर्फ राजनीति करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब इनके काम क्या रह गए? सिर्फ राजनीति, राज्यों को हड़पना, और ये अब राज करेंगे इंडिया वालों पे। उसके बाद है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को शामिल किया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक कानूनी सदस्य, एक एक लॉ मेंबर जोड़ा गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में। अब वो कौन थे कानूनी सदस्य? वो मैकाले थे, उन्हें इसमें जो है ऐड किया गया। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी मिल गया, यानी कि पूरे भारत पे अब ये क्या करेंगे? शासन करेंगे, कानून बनाएंगे भारतीयों पे। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता को मानदंड अपनाकर भेदभाव के आधार पर अयोग्यता का निषेध किया गया। इस एक्ट में ये भी कहा गया कि भाई योग्यता का जो भी है, जो मेरिट के हिसाब से चीजें होंगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये सब चीजें खत्म की गई, ये बात अच्छी थी यहाँ पे। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। 1853 के चार्टर एक्ट विधायी शक्तियों को कार्यपालिक शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। 1853 में ये बात की गई कि जो विधायी शक्तियां थी, जो लेजिस्लेचर पावर्स थी, उनको मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर से अलग किया गया। यानी कि जो कानून बनाने वाली चीजें हैं वो अलग रहेंगी, पावर है, और जो एग्जीक्यूट यानी कि जो कानून को जमीन पे या इम्प्लीमेंट करने वाली जो पावर है उसको अलग किया गया। ठीक है। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। एक यहाँ पे पहले तो एग्जीक्यूटिव परिषद चल रही थी, काउंसिल चल रही थी, अब क्या बन गया यहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनाई गई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत बनाई गई थी। इसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। यानी कि यही जो विधान परिषद बनाई गई, इसी को केंद्रीय विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो खुली प्रतियोगिता, यानी कि सिविल सेवा में कोई भी यहाँ पे भाग ले सकता था। ठीक है, उसके बारे में हम PYQ करेंगे जो नीचे दिए गए हैं। तो हमने ये सब एक्ट समझ लिए, इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और ये मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं इसके PYQ कब कब कौन कौन सा PYQ है। अभी UPPCS उस टाइम पे मेंस होता था, तो UPPCS मेंस भी इसमें वही होता था वैसे ही, प्रीलिम्स की तरह। तो 2010 में पूछा था, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का अधिनियम किया गया? तो मैंने पढ़ाया सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में कब बना था प्यारे बच्चों? ये बना था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, यानी कि एक एक्ट तो था 1773 का, लेकिन बना कब था? 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें सर एलिजा एम्पे जो थे, इसके पहले चीफ जस्टिस थे। जो सर एलिजा एम्पे थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है छोटी छोटी परीक्षाओं में। पैट की परीक्षा हो गई या UPPCS, जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, यूपी की या कहीं की भी, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय था, उसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। तो ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है इसमें। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियंत्रण मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की किस अधिनियम के तहत हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, इसका जो ये नियंत्रण कंट्रोल की स्थापना हुई थी 1784 के तहत हुई थी। ठीक है, तो इसका मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट का 2 से। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी बताया मैंने ऊपर, तो इसकी हो जाएगा तुम्हारा नियामक अधिनियम का मतलब ही रेगुलेटिंग एक्ट होता। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो समझ लेना, रेगुलेटिंग एक्ट को ही हम नियामक अधिनियम कहते हैं। और उसके बाद है बच्चों, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये तो इसने ही दी थी 1813 ने। ठीक है, 1813 में क्या हुआ था? जो मिशनरी चीजें थी, इंग्लिश मिशनरी थी, जो धर्म को ईसाइयत को बढ़ा रहे थे, तो वो इसी के तहत हुआ था, 1813 के तहत। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 में हुई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में मैंने बताया था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले थे। 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS प्री 2003 में पूछा गया था।
उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव नींव रखी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव, देखो ये क्वेश्चन 2018 में आईएएस में आया था, आईएएस प्री 2018 में आया था, और ये यूपीपीसीएस 2024 या 25 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से। तो 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल ठीक है। 1813 में मतलब कि ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए इन्होंने जो है प्रोविजन किया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, यानी एक कमेटी बनी थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, उसने भी अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। उसके बाद प्राक्षेपित एंड आंग्लविद विवाद, यानी कि प्राक्षेपित जो इंडिया की तरफ के लोग थे, और जो आंग्ल मतलब जो अंग्रेजी पश्चिमी शिक्षा की वकालत करते थे, उनके बीच में विवाद हुआ था, तो उससे भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, आईएएस प्री 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में आने की संभावना है 2026 में। उसके बाद इसमें किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के अधिकार, मैंने बताया चाय और चाइना, चाय और चाइना, अगर ये दोनों वर्ड कहीं मिल जाएं तो एकदम क्या कर दोगे, चार्टर एक्ट 1813, यानी कि 313 कर दिया इन्हें। कैसे 1813 ने चाय और चीनी को खत्म कर दिया। ठीक है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को बिल्कुल मोनोपोली खत्म कर दिया। जबकि 1833 में ये चाय और चीनी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चाय और चीनी, चाय और चीन, चाय और चीनी याद रखो, ये भी क्या हो जाएगी 1833 में जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया यूपी आर ओ में पूछा था ये 2017 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में हम पढ़ेंगे कि इसने इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा हमने ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर, ये वाला ऑप्शन। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ठीक है, ये बात भी सही है। यानी यहाँ पे क्या हुआ था, जब अधिकार समाप्त कर दिया कंपनी का, तो जाहिर सी बात है क्राउन की जो सोवरेनिटी थी वो मजबूत होगी। जब कंपनी, पहले कंपनी कर रही थी अधिकार, तो कंपनी को जब कम किया, कंपनी का अधिकार छीने, तो जाहिर सी बात है क्राउन का क्या होगा, यहाँ पे पावर बढ़ेगी। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं, ये बात गलत है। भारत का राजस्व अभी ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1800 जो ये चार्टर एक्ट था 1833, इसमें भारतीयों को, कुछ भारतवासियों को थोड़ा सा प्रशासन में कुछ हिस्सा मिला था। उसके बारे में हम समझ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा मैंने बताया था 87, 87 धारा ये थी। उसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय को उसकी धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम और उसके कलर, यानी कि उस वर्ड क्या है, इसमें किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद या सेवा के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये पहला कानूनी प्रावधान था जिसने भारतीयों के लिए प्रशासनिक पदों में प्रवेश का मार्ग खोला। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में नामित सदस्य के रूप में, अब ये जो क्या कहते हैं, मैंने बताया इंडियन काउंसिल, ये जो विधायी परिषद बनेगी ये बाद में बनेगी। तो विधायी परिषद जो बनेगी वो बाद में बनेगी, उसमें बाद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, जो धारा 87 है ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ऊपर जो नोट्स मैंने बताए थे। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना। उसके बाद है हमारा ये चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्राउन का रूल। अब क्राउन रूल चलेगा, क्राउन रूल का जब आएगा कि कहते हैं 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है, म्यूटनी हुई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों की अकल ठिकाने लगी थी। अंग्रेज जो है थोड़े से डाउन हो गए थे, समझ में आ गया था कि भाई अब जो है देखो भारतीयों पर ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे कि अभी देखो तुमने देखा होगा भारत के जैन जी जो है क्या कहते हैं आंदोलन कर रहे थे पीसफुली, तो उनके सरकार को मानना पड़ा और सरकार को अब चीजें माननी पड़ेंगी। इसी तरीके से यहाँ पे हुआ। ब्रिटिश राज के शासन अधीन पारित अधिनियम हम पढ़ेंगे, एक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स। भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या चीजें की गई। 1857 के बाद ये पहला एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, ब्रिटिश शासन की संसद के शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया, यानी कि जो क्राउन थी ब्रिटेन की, उनके अधीन चीजें आ गई।
ठीक है, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का वायसराय कहे जाने लगा। जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, यानी कि जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता था किसे, क्राउन को, क्राउन का वो एक डायरेक्ट वो था व्यक्ति, तो वो उसको वायसराय की उपाधि दी गई। अब लॉर्ड कैनिंग प्रथम भारत के वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग क्या बने, भारत के पहले वायसराय बने, ये क्वेश्चन आता है लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम द्वारा राज्य सचिव, एक पद आया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी भी बनाए गए। कौन मतलब कि इस अधिनियम के तहत राज्य सचिव का एक पद मतलब कि क्रिएट किया गया, जिसने भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रखा, यानी कि शासन जो चल रहा है, जो क्या कहते हैं किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है भारत के अंदर, उस पर पूरी नजर किसकी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड कैनिंग से भी ऊपर था, यानी वायसराय से भी ऊपर था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो हेल्प करते थे वो 15 सदस्य थे, यानी कि 15 मेंबर इसकी क्या करते थे, हेल्प करते थे। और ये जो है रिपोर्ट किसे, कैनिंग जो था रिपोर्ट किसे करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी। तो वहां पे फिर जो ये था क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसे बताता था, ब्रिटिश क्राउन संसद वगैरह को ये चीजें बताते थे। तो इससे ये हुआ कि पूरा जो गवर्नेंस था, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पार्लियामेंट चला रही थी, कहाँ की, इंग्लैंड की। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों के रिप्रेजेंटेशन लिया गया, यानी कि जो भारत का रिप्रेजेंटेशन है उसको भी शामिल कर लिया गया पहली बार। इस अधिनियम द्वारा मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। यानी क्या हुआ, मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसियां थी उन्हें पुनः से क्या कर दिया, उन्हें शक्ति दे दी गई, यानी डिसेंट्रलाइज कर दिया। तुमने देखा था 1773 के तहत क्या किया गया था, मद्रास और बम्बई को किसके अधीन कर दिया गया था, बंगाल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, 1861 में विकेंद्रीकरण, यानी कि उन्हें उनकी शक्तियां वापस दे दी गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का आदेश किया, यानी कि अगर इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करना है तो वो भी शक्ति किससे दी गई, 1861 से आई थी, 1861 से आई थी। ये अधिकतम 6 माह तक ही क्या रह सकता था, प्रभावी रह सकता था। ठीक है, इफेक्टनेस जो थी इसकी वो 6 माह तक थी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे अभी हमारे यहाँ अगर मान लो आपातकाल लग जाए, 1975 में लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो वो 6 महीने तक जो है प्रभावी रह सकता, उसके बाद उसे बढ़ाया जाता है संसद के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी तीन यहाँ पे, 1861 से ज्यादातर पूछता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप सभी को। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि एक्स्ट्रा यहाँ पे लोगों को जो ऐड किया गया 1892 के तहत। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय के सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, यानी कि जो बजट होता था एनुअली, जो एनुअल बजट आता था उस पर बहस करने की अनुमति दी गई। सरकार से 6 दिन पूर्व सूचना का प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, यानी कि सरकार से 6 दिन ही की पूर्व सूचना पर, यानी कि 6 दिन तुम पहले बता दोगे वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि भाई हम तुमसे ये क्वेश्चन करेंगे, बजट पे बहस करेंगे, तो 6 दिन पहले आपको बताना होगा, उसके बाद तुम बजट पे बहस कर सकते हो। तो बहस करने का अधिकार दिया गया था, परंतु पूरा प्रश्न पूछने का मतदान का अधिकार नहीं था, यानी कि तुम अलग से प्रश्न नहीं पूछ सकते उनसे। जो बातें तुमने बताई है कि भाई 6 दिन बाद हम तुमसे ये चीजें पूछेंगे, तो उन्हें पूछ सकते हो, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तुम। ठीक है, और ना ही तुम्हें वोटिंग का अधिकार उस टाइम पे मिला था, बस चर्चा कर सकते थे, बोल सकते थे बस, और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते थे, वो भी 6 दिन पहले बता करके। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यहाँ पे क्या गया था, अगर हम देखें तो सीमित, बहुत ही कम लेवल पे यहाँ पे निर्वाचन, एक इलेक्शन सिस्टम लाया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिस्टम था इसका। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने थ्योरी इसके नोट्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चनों पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, मैंने बताया था कैनिंग को बनाया गया था। भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी सृजित किया गया, जिसके साथ 15 सदस्य थे। ये तो 20 जो लिखा है इसने बिल्कुल गलत है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा पहला ए, 1 2 3 ओनली। ठीक है, तो ये 1858 का एक्ट हो गया। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं बच्चों, भारत परिषद अधिनियम 1861।
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने नोट्स में पढ़ा, इस अधिनियम द्वारा विधि निर्माण में भारतीयों की भागीदारी प्रारंभ की गई, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, तो उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। बम्बई और मद्रास की शासन शक्तियां पुनः बहाल कर दी गई, जो 1773 में छीनी थी, वो वापस कर दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताया था। जो अभी हमारे यहाँ पे जो अध्यादेश की जारी करने की शक्ति प्राप्त जो राज्यपाल को है, और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो जो एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ठीक है, तो उसके ये यहाँ से आया था अध्यादेश। अध्यादेश अधिकतम 12 मंथ नहीं, 6 महीने, 6 महीने का जो है होता है, और ये हमारा पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में अभी पढ़ा हमने, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे। परिषदों के सदस्यों को बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया, बिल्कुल ठीक। परिषदों को सरकार के कार्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, ये भी बात सही है। पर जो मतदान वोट नहीं, ये वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, वोटिंग का अधिकार आगे जाके मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो 1919 के एक्ट में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारा ये हो गया 1892 एक्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जो नोट्स हैं हमारे ब्रिटिश अभी इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे दोनों। भारत परिषद अधिनियम 1909 और 1919, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन्हें हम ध्यान से समझेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो भारत का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, 1909। और ये एक तरीके से अगर देखा कम्युनल है, ये वाला एक्ट जो है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार से भी जानते हैं। इस अधिनियम को भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व। अब यहाँ पे कानून में अगर कोई कानून बना रही है अंग्रेजी गवर्नमेंट, तो उसमें भी शामिल किया गया प्रशासन। अब जो प्रशासन चल रहा है, यानी कोई अधिकारी बन रहा है, तो उसमें भी दोनों को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया भारतीयों को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, भारतीयों को पहली बार शामिल किया। प्रथम जो थे वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। कौन थे बच्चों? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे पहले, जिन्हें जो है कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था फर्स्ट टाइम वायसराय जी। इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय शक्तियों को बढ़ा दिया, यानी कि जो सेंट्रल और प्रांतीय जो विधायी शक्तियां थी, जो लेजिस्लेचर पावर थी, उनको भी इंक्रीज किया। परिषद के सदस्यों को बजट व लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने तथा प्रश्न पूछने। अब यहाँ पे क्या था? प्रश्न, पूरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया, ठीक है, धीरे धीरे चीजें मिल रही है भारतीयों को। और बजट और लोकहित के विषयों की विवेचना करने, यानी कि बजट पे जो चर्चा कर सकते थे उधर ही 1892 में, बट अब यहाँ क्या हुआ 1909 में, जो पूरा प्रश्न जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न अलग से जो क्वेश्चन कर सकते थे, वो नहीं पूछे जा रहे थे उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे शक्ति मिल गई। उसके बाद इसके पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग से जो है निर्वाचक मंडल बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। तो ये इसलिए इसे कम्युनल कहते हैं। यहाँ से नींव रखी गई पाकिस्तान को सेपरेशन की नींव यहाँ से रखी गई, माना जाता है। इस एक्ट को एक सेपरेशन का आधार भी कहा जाता है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेगियो जो था, ये होता है भैया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उधर बैठा होता है इंग्लैंड में, और जो चेम्सफोर्ड होता है, जो दूसरा नंबर होता है, वो होता है वायसराय। जो पहला नाम होता है वो होता है सेक्रेटरी का, दूसरा जो होता है वो होता है वायसराय का, ठीक है, ध्यान रखने का। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम यहाँ पे लाया गया। पहले क्या था, 1892 में इनडायरेक्टली वो स्टार्ट हुआ था इलेक्शन, बट यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भारतीयों को भी वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? वो लोग दे सकते थे जिनकी मतलब जो पॉपुलेशन 10 लाख थी जहाँ पे, और जो टैक्स पेयर थे, जो टैक्स देते थे सरकार को। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक प्रणाली का विस्तार, यानी कि जो सांप्रदायिक स्टार्ट किया था इन्होंने यहाँ पे मुसलमानों के लिए, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, और आंग्ल भारतीय, यानी कि जो इंग्लिश भारतीय थे, यूरोपियों को के लिए भी लागू कर दिया। मतलब सभी के लिए यहाँ पे इन्होंने सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, सबके लिए लागू कर दिया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक, यानी कि यहाँ पे दो सदन, यानी जैसे है ना हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस, वो चीज यहाँ पे स्टार्ट की गई, ठीक है। डायर की सिस्टम यहाँ पे लाए गए, ये कहाँ पे 1919 में। इस अधिनियम के द्वारा विषयों में केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। यहाँ पे केंद्र और प्रांतों को विषयों को सेंट्रल और उसमें बांटा गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे ही स्टार्ट हुई जो हमारी द्विसुधारात्मक व्यवस्था स्टार्ट हुई, वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है।
द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। यानी कि जो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल थी वो पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाती थी। इस अधिनियम के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यानी इस अधिनियम से प्रांतों में क्या हुआ, डबल डायरकी सिस्टम चालू हुआ, डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली। और ये तो द्विसदन था, मतलब कि अपर हाउस लोअर हाउस थे, दो चीजें थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या था, प्रांतों में ये डायरकी सिस्टम आया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में, एक तो था रिजर्व और एक होता ट्रांसफरेबल, यानी आरक्षित और हस्तांतरित। अब ये जो रिजर्व वाली विषय थे, जो सब्जेक्ट थे, ये किसके पास थे, ये थे उसके पास, वायसराय के पास। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो वर्ड आया वो इसी के अधिनियम के तहत आया। इसके अंदर एक आयोग का गठन किया जाना था, यानी जिसे हम साइमन आयोग कहते हैं, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करना था। यानी कि वो ये देखना था कि ये जो अधिनियम हमने 1919 में बनाया है, 10 साल के बाद ये देखा जाएगा कि इसने कैसा काम किया, उसकी समीक्षा करनी थी। उसको कहते थे साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, और जो है वो सभी अंग्रेज थे, ठीक है। और तो इस वजह से उसका विरोध किया गया था। अब पढ़ते हैं इसके एमसीक्यू क्या है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पृथक सेपरेट इलेक्शन की शुरुआत हो गई, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हुई थी। उसके बाद है पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया, ठीक किया गया था। हमने पढ़ा था कौन थे वो, जिन्हें सत्येंद्रनाथ सिन्हा को किया गया था। उसके बाद परिषद को पूर्व पूछने का अधिकार भी दे दिया, ठीक है, बिल्कुल। इस अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन नहीं, उत्तरदायी शासन की स्थापना तो यहाँ पे अभी पढ़ा हमने 1919 के तहत हुई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ये दिया है एक्सप्लेनेशन। तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा को यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। इसमें प्रांतों को डायरकी सिस्टम लागू किया गया, बिल्कुल ठीक है। पहली बार प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट चुनाव प्रणाली स्टार्ट हुई, ठीक है। केंद्र में देश शासन को लागू किया, नहीं, केंद्र में नहीं किया गया था अभी, केंद्र में तो 1935 में होगा जाके, ठीक है। तो ये 1935 में होगा केंद्र में। ये जो बात की गई है ये गलत की गई है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। 1858 में क्या क्या हुआ, क्राउन रूल आया, वायसराय का नाम आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया, ठीक है। उसके बाद 1860 इंडियन ऑफ लेजिस्लेचर आया, ऑर्डिनेंस की शक्ति मिली, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जो शक्तियाँ छीन ली गई थी तीनों उनकी, जो बम्बई की और उसकी मद्रास की, वो दे दी गई वापस। 1892 में बजट पे भैया तुम डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वोट नहीं कर सकते उन पे। सेपरेट इलेक्टोरल कर दिया 1919 में, ये हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे। फर्स्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल सत्येंद्रनाथ सिन्हा को अपॉइंट कर लिया 1909 में। ये सब बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद 1919 का ये मैंने बता ही दिया, अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, केंद्र में, बिल्कुल सही है, 1919 में, ठीक है। दो, यानी कि मैंने बताया ना, बाई कैमरल, मतलब कि अपर हाउस और लोअर हाउस। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित, बिल्कुल सही है, ये बांट दिया था। केंद्र में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, रेस्पॉन्सिबल शासन तो 1919 में आया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसमें, इस अधिनियम में 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा हेतु आयोग निर्धारित करने की, हाँ, 10 बार साइमन कमीशन का भी मतलब एक प्रावधान किया गया था, वही 10 वर्ष के बाद साइमन कमीशन जो है इसकी समीक्षा करेगा। तो इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। अब आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ा अधिनियम था। अगर हम बात करें इसकी तो 200 250 लगभग हमने जो है आर्टिकल इसी एक्ट से लिए हैं अपने संविधान में। जो अभी हमारा मौजूदा संविधान है वो इसी से हमने लिया है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 सर्वप्रथम भारत में संघात्मक, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक संघीय शासन की जो नींव रखी यूनियन गवर्नमेंट की, वो इसी से आई। हालांकि प्रस्तावित संघ और संघात्मक शासन व्यवस्था अस्तित्व में कभी नहीं आई, मतलब कि यहाँ पे प्रावधान प्रोविजन किया गया लेकिन लागू कभी नहीं हुआ है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में देश शासन जो 1919 में हमने अपनाया था डायर की सिस्टम, कहाँ पर, प्रांतों में, प्रोविंस में, वो खत्म कर दिया गया। अब सेंट्रल में यहाँ पे डायर की सिस्टम आ गया, ठीक है। तो सेंट्रल में डायर की सिस्टम आ गई, ये केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू नहीं हुई, पर ये केंद्रीय द्वैध शासन, लेकिन ये आया तो था, बट प्रोविजन हुआ लेकिन लागू कभी नहीं हुआ, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के साथ दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए आरक्षित सीटें दी गई यहाँ पे, जो सीटें आरक्षित की गई, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब यहाँ पे एक 1937 में एक न्यायालय स्थापित किया गया जिसे यूनियन न्यायालय कहा गया, ठीक है।
एक कलकत्ता का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1773 में, बट ये अलग है उससे। 1937 में संघीय न्यायालय, यही आगे जाके बनेगा हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट बनेगा, जो दिल्ली में स्थित है। उसके बाद इस अधिनियम ने ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया, यानी कि बर्मा को अलग किया गया, ठीक है। वास्तव में बर्मा एक्ट 1935 के तहत दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा भी का भी यहाँ पे निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, दो नए प्रोविजन सिंध और उड़ीसा भी बनाए गए। इसके तहत कुछ प्रांतों में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ जो प्रोविजन प्रांत थे, उनमें क्या कहते हैं, ये बाई कैमरल सिस्टम लागू किया गया। ऐसे 6 प्रांत थे, ठीक है। ऐसे 6 प्रांत थे जहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई। तो आपको ये बताना है हमें उसमें कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से ऐसे 6 प्रांत थे जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को इसी अधिनियम के तहत स्थापित हुई थी। तो ये तो हो गया 1935 अधिनियम, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स थे वो मैंने बता दिए। उसके बाद आते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की गई, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को। अब यहाँ पे क्या है, 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था, हम 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, ठीक है। इससे वायसराय पद समाप्त कर दिया गया और वहाँ पे नए डोमिनियन राज्यों के लिए भारत और पाकिस्तान के गवर्नर के पद अलग अलग वहाँ पे डिसाइड किए गए, ठीक है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो सम्राट का क्राउन का सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। एक तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनाया गया था, ठीक है। वो ब्रिटिश भारत का था जब तक कि भारत संविधान वगैरह ये चीज़ें बनाई जा रही थी। फिर बाद में जाके जब भारत स्वतंत्र भारत के राजगोपालाचारी वो बनेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके क्वेश्चनों पे। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ 1935 के बारे में हम मालूम करेंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन की परिकल्पना की, बिल्कुल ठीक है। प्रांतीय स्वायत्ता प्रोविंशियल यहाँ पे लागू की गई, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। केंद्र में शासन डायरकी सिस्टम लागू हो गया, यानी कि जो प्रोविंशियल सिस्टम था, जो प्रांत थे उन्हें मतलब ऑटोनॉमी दे दी गई थी, स्वायत्ता दे दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट है उसी से आया था। ये चारों ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इसमें भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 संविधान पर विचार कीजिए। प्रांतों को देश शासन समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल ठीक। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इस अधिनियम की प्रावधानों के अंतर्गत की गई, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम द्वारा भारतीय डोमिनियन का दर्जा नहीं, भारतीय डोमिनियन का दर्जा तो तब मिला था 1947 के तहत। तो पहला और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों इसमें 1909, अच्छा ये वैसे क्वेश्चन आ गए। 1909 के अधिनियम को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई, बिल्कुल ठीक। 1919 में अधिनियम में और फिर निर्वाचन को पृथक निर्वाचन नहीं, समाप्त नहीं किया था और बढ़ा दिया था। क्या करा था? और बढ़ा दिया था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1935 के अधिनियम ने पृथक निर्वाचन की इस व्यवस्था जारी रखी। हाँ, यहाँ पे दलितों महिलाओं के लिए भी यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, अलग से सीटें आवंटित कर दी थी। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के बारे में हम समझेंगे। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेटस बने, बिल्कुल ठीक। भारत के वायसराय का पद समाप्त करके डोमिनियन गवर्नर जनरल की व्यवस्था कर दी गई, सही है बिल्कुल। लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे भारत के पहले। और ब्रिटिश भारत की एम्परर ऑफ इंडिया उपाधि समाप्त कर दी गई, बिल्कुल ठीक। भारत और पाकिस्तान के एक ही गवर्नर जनरल नियुक्त अनिवार्य था, ऐसा नहीं था। पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल अलग नियुक्त किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना था, कौन था, ठीक है। इंडिया में तो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये इसमें तुम रिवीजन कर सकते हो क्या क्या हुआ था। 1919 में डायरकी सिस्टम केवल प्रोविंस में आया था। 1935 में डायरकी सेंटर में आ गया और प्रोविंस में इसे हटा दिया गया। प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे दी गई 35 के तहत ही। सेपरेट इलेक्शन शुरू हो गया था ठीक है, मिंटो के टाइम पे। और वायसराय का जो ये गवर्नर जनरल बना दिया गया दोबारा से। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का अंत कर दिया। हाँ, ये तो कर दिया था बिल्कुल। इंडिया काउंसिल एक्ट 1800 ने प्रांतीय विधान शक्तियों को केंद्रीकरण और अधिक मजबूत किया। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था, केंद्रीकरण नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, डिसेंट्रलाइज हुआ था। क्योंकि इन्हें अंग्रेजों को अकल लगी थी, क्योंकि म्यूटनी हुई थी 1857 की क्रांति के बाद। इन्होंने क्या करा था, भारतीयों को भी हिस्सा देना शुरू कर दिया था। तो सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे ये, यहाँ पे 1867 जब भी आ जाए तो डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दूसरा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रांतों में देवदायर की सिस्टम शुरू किया, बिल्कुल ठीक है। और 1935 ने देव शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं बच्चों, मैंने इतनी बार आपको बता दिए, इन्हें अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये पीसीएस में आपको, बीपीएससी में और पीसीएस में मिलेंगे देखने को। बीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, वो सितंबर में होगा जहाँ तक की उम्मीद है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिनियम में भारत को शासन व्यवस्था में क्रमिक रूप से अधिक भागीदारी प्रदान की गई। तो क्रमिक रूप से हम पढ़ेंगे, इसमें पहले मिली थी इंडियन एक्ट 1861 में, क्योंकि अकल लगी थी इन्हें अंग्रेजों को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में भी हाँ और पढ़ाया इन्होंने। इंडियन काउंसिल एक्ट में सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बना दिया था 1919 में, है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 में भी और भारतीयों को जो है इन्होंने और ज्यादा ये चीजें दी गई। तो चारों में ही भारत को जो है मिला था। भारतीयों का नामांकन 1861 में स्टार्ट हो गया था। प्रश्न पूछने की बात आ गई थी 1892 में। यहाँ पे फिर वोटिंग का अधिकार भी 1919 में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल कर लिया गया था। फिर यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन भी होने लग गया था 1919 में, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट इलेक्शन की शुरुआत 1919 में अधिनियम में हुई। हाँ ये ठीक, सेपरेट इलेक्ट्रोड, हाँ अलग से मुसलमानों को जो दिया था। डायर की सिस्टम 1919, ये बार बार पढ़ लिए, ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग। उसके बाद हम आते हैं इस पे, अब ये है, अब जो पीवाई की जो पूछे हैं, जैसे कि पीवाई क्यू इनसे रिलेटेड आए हैं वो क्वेश्चन, वो तो मैंने बनाए थे क्वेश्चन अपनी तरफ से, ठीक है, उन एक्ट से रिलेटेड। अब जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में हम जानेंगे। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। नहीं भाई, 7 नहीं हुई थी, 7 से ज्यादा हुई थी, ठीक है। कुल परिषदों की संख्या 7 हो गई थी, ये बात गलत है। विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। यानी कि कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। कम से कम 6 रह सकते हैं और मैक्सिमम 12 रह सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा। मैंने कहा यहाँ पे मतलब कि ना तो प्रोविंशियल या सेंट्रल जो सब्जेक्ट थे उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1861 के। ये 2-3 पॉइंट हमने उधर नहीं पढ़े थे, यहाँ पे पढ़ लिए। उसके बाद है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में, इसमें 20 जून 1892 को लागू किया गया। क्या ये बात सही है? 20 जून 1892 को लागू किया गया, लागू नहीं हुआ था, इसे अपनाया गया था। 24 सदस्यों से गैर सदस्यों की संख्या, 24 सदस्यों में से गैर सदस्यों की संख्या 5 थी। इसमें प्रश्न पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया नहीं, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था, सही है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन ओनली डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इसमें जो है लागू नहीं हुआ था, ये अपनाया गया था। 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ठीक है। तो ये वाली चीज है इसमें, इसका देख लेना। इसमें ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में पूछा गया था। उसके बाद 1919 में के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में देश शासन की व्यवस्था, हाँ बिल्कुल अभी पढ़ पाए हम। फिर आईएएस प्री 2012 में पूछा गया था ये। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाह मंडल की व्यवस्था नहीं, इसमें नहीं हुई थी वो, ठीक है, वो इसमें नहीं हुई थी, वो 1909 में ही हो गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण ये हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रांतों को जो है देश शासन, यहाँ पे विधायी शक्ति और ये सब चीज आ गई थी, ये चीजें हुई थी। उसके बाद है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, कब बनाई गई थी भाई? 1919 में बनाई गई थी, हमने पता। डायर की सिस्टम भी आया था, और यहाँ पे क्या कहते हैं, बाई कैमरा सिस्टम तो आया था, अपर हाउस लोअर हाउस, और फिर डायर की पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। उच्च ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। अवधि प्रथम वर्ष में 5 वर्ष थी इसकी, यानी शुरू में क्या थी, प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से, यानी इसमें 60 सदस्य थे, अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। यानी कि जो अधिकतम 20 थे वो सरकारी हो सकते थे, बाकी 40 जो थे वो गैर सरकारी थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, लेजिस्लेचर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली था, ठीक है। इसकी अवधि 3 वर्ष थी, देखो उसकी 5 थी, इसकी 3 थी। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्य थे। यानी कि जो लोअर हाउसेस में ज्यादा सदस्य थे उसमें 60, इसमें 140।
अब इसमें जो थे 100 निर्वाचित होकर आते थे, 40 मनोनीत थे, तो टोटल 140 हो गए। अब इसमें भी क्या थे, जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी थे। जो मनोनीत थे 40, इनमें 26 क्या थे, सरकारी थे। और ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित थे। यानी जो ऊपर हमने पढ़े थे यहाँ पे 60, 60 में से 33 निर्वाचित थे, 27 मनोनीत थे। 27 क्या थे, मनोनीत थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है। प्रदान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर पहले 143, यानी कि पहले 140 थी तो 3 बढ़ा दिए, 102 निर्वाचित हो गए। पहले कितने थे निर्वाचित, 100 थे, यानी 2 और बढ़ा दिए यहाँ पे निर्वाचन में, और 41 मनोनीत हो गए। फिर 145 हुई, 104 निर्वाचित, फिर 41 मनोनीत कर दी गई। तो इस तरीके से ये बढ़ती रही। ठीक है, दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बार में से निर्वाचित सदस्यों की भी होते थे, जिनमें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार में मनोनीत होने वाले सदस्यों को निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में निर्वाचित सदस्य संख्या में शामिल किया गया है। ठीक है, एक बरार जो एक प्रोविंस था, वहां से ज्यादातर मतलब मनोनीत किया गया था। तो ये आपको यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है आईएएस प्री 2021 में पूछा गया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधारों में 21 वर्ष अधिक आयु की सभी महिलाओं को नहीं, यानी कि जो टैक्स पेयर जो टैक्स देते थे, उन्हों को ही जो है मताधिकार की वो दी गई थी अनुमति। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। 1935 में, हाँ, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए ये चीजें की गई थी, मैंने बताया था। तो बी इसका सही हो जाएगा, तो ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। उसके बाद है भारतीय संविधान, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। हाँ, ये 1919 में प्रावधान किया गया था सिविल सेवा के लिए, परीक्षा का प्रावधान। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के लिए जो भारत में ही होनी थी। पहले इंग्लैंड में होती थी, इंग्लैंड जाना पड़ता था लोगों को। ठीक है, तो 1919 में ये प्रावधान किया गया। भारतीय सिविल सेवा 1940 में भारतीयों का प्रतिशत योग 1940 का टाइम ऐसा था जब प्रथम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से ज्यादा हो गया था, क्योंकि इंडिया में परीक्षा हो रही थी, तो जाहिर सी बात है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का परीक्षा 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1854 में 1853 एक्ट के तहत आई थी ये। ठीक है, और 1855 में इसे हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही थी। अब ये 1919 में जाकर भारत में स्टार्ट हुई थी। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंस की व्यवस्था की गई थी? भैया ये 1919 में की गई थी, है ना। चैम्बर 120 सदस्य थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में। तो 1919 भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के बाद 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज V की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इसे कहते हैं नरेंद्र मंडल, जिसका उद्घाटन फरवरी 1921 में हुआ था। ठीक है, 2 साल के बाद इसका उद्घाटन हुआ था, लगभग 1 साल के बाद ही मानो। तो ये हो गया नरेंद्र मंडल 1919 के तहत आया था। उसके बाद है केंद्रीय विधानमंडल में स्वीकृति में कौन से निर्वाचक अधिनियम 1919 के तहत लागू हुए थे? तो वही केंद्रीय विधानसभा के जो निर्वाचन हुआ था, एक तो 1926 में हुआ था। ठीक है, किसके तहत? वो 1919 एक्ट के तहत। और एक हुआ था 1945 में, ये भी किसके तहत ही हुआ था? 1919 एक्ट के तहत ही हुआ था। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट है ये। 1919 के तहत हुए थे, तो ए और सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1937 वाला जो है इसके तहत नहीं हुआ था। ये पूछा गया था आरएएस में, राजस्थान की परीक्षा प्री 2018 में। उसके बाद है निम्न में किस भारतीय अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता दिखा का सिद्धांत आया था? अब ये इसके बारे में जानना है हमें, किसके बारे ये आया था तुम्हारा 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, वो सबसे बड़ा था ये। ठीक है, एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल था। इसी अधिनियम ने भारत संघ की स्थापना की, यानी फेडरल सिस्टम। और न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को विभाजित किया गया, यानी कि जो तुम आज हम पढ़ते हैं, जो 3 अनुसूचियां हैं हमारी, एक तो स्टेट वाली स्टेट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट, और सेंट्रल लिस्ट जो हम पढ़ते हैं, वो इसी से आई थी 1935 से। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों 1935 मैंने बता दिया। देखो ये आगे 7वीं अनुसूची में राज्य संघीय
राज्य समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो इस चीज़ की देन है, ठीक है। यहाँ पे फेडरल सिस्टम तो वो कभी लागू भी नहीं हुआ, और ये हम आया था पर प्रोविज़न हुआ था, लागू कभी नहीं हुआ। यहाँ पे 1935 भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ जनरल वायसराय को दी गई थी, यानी कि जो अलग से शक्तियाँ थी, यानी कि जिन पे सहमति नहीं बनती थी, जो स्पेशल पावर थी, वो वायसराय या गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 का फिर क्वेश्चन आईएएस प्री 2024 में पूछा जा चुका है। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान, हाँ बिल्कुल किया गया था भाई। रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया, नहीं। ये रक्षा और विदेशी जो संबंधी मामले थे परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में के अधीन रखा गया। वो तो ये तो मामले वायसराय के पास थे, ठीक है, उसके पास नहीं थे, तो ये केवल एक सही होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है भैया? बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में पूछा गया ये, ठीक है, 2024 में। प्रांतीय स्वायत्तता, गवर्नर जनरल के 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं किया गया था। बाकी देखो, गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद का गठन भी हुआ था, प्रांतीय स्वायत्तता भी दी गई थी, भारत के संघ का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन लागू कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से अधिनियम में बिहार की सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया गया, तो वही था द्विसदन में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था, बिहार को बाई कैमरल बनाया गया था। मैंने पूछा था अभी पीछे के 6 प्रांत कौन से थे जिन्हें जो है वो बनाया गया था, ठीक है, द्विसदनीय बनाया गया था। जैसे बम्बई था, बम्बई और बासे बंगाल, बासे बिहार। देखो 3 तो हो गए बा वाले, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बासे बम्बई, बासे बंगाल, बासे बिहार, ये 4 बार वाले हो गए। एक मद्रास एम वाला हो गया, एक असम हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा यूपी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत। तो कुल मिला के ये 6 प्रांत थे, 3 ब वाले थे, बम्बई, बंगाल, बिहार, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत। तो मद्रास यही जो आज क्या कहते हैं तुम्हारा चेन्नई जिसे बोलते हैं, नीचे तमिलनाडु, ठीक है, ये था। और एक असम और एक संयुक्त प्रांत था। तो ये बंगाल, बिहार, असम तो एक ही तरफ हो गए, उधर ही हो गए, बम्बई और मद्रास नीचे हो गए। इस तरीके से आपको याद रखना, 6 प्रांत ही ये आ सकता है, ठीक है। और प्रांतीय विधायी परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में हुआ, यानी कि जो प्रांतीय विधायी परिषद थी, इसे इसका नामकरण क्या हो गया? बिहार विधानसभा के रूप में जाने लगा। तो ये 70वीं बीपीएससी में आया था 2024 में, ठीक है, री एग्जाम जो हुआ था। उसके बाद है तुम्हारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया था? मैंने बताया था बर्मा भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन जो है अलग किया गया था। ये 2026 तक जितने भी इन 2 चैप्टर से, एक चैप्टर से सॉरी, जो पहला चैप्टर मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो मैंने बताया है इंडिया के अंदर, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कुछ जो है मैंने इन जो एक्ट थे, जो काउंसिल एक्ट थे हमारे, इनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए थे। मैंने आपको फीचर भी बताया, क्वेश्चन भी बताए, और इसके जो पीवाईक्यू अब तक 2026 तक पूछे गए पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, या विभिन्न परीक्षाओं में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, या कहीं भी पूछे गए आईएएस में, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिए। और ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार ये वीडियो को अच्छे से 2 बार देख लेना, ठीक है। और अगर ये आपको बच्चों वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप जो है अप्रिशिएट करना मुझे। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कंटेंट अच्छे से दूंगा। तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अब हमारी ये जो सीरीज है पूर्वावलोकन की, डेली चलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, यूपी पीसीएस का अच्छे से प्रीलिम्स को तैयार कीजिए। 6 दिसंबर को एग्जाम है, और बीपीएससी भी है, बीपीएससी के लिए बिहार का भी पढ़ते रहिए सभी बच्चे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।